हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इस वीडियो में हम FLT2 का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें कि IR साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके FLT2 को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि आपका जो बेनिफिट है जो आप इस वीडियो से डिराइव कर सकते हैं वो और भी ज़्यादा हो जाए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन वार्म एंड कोल्ड करंट्स के ऊपर है, अ फेवरेट ऑफ यूपीएससी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स रिजल्ट्स इनटू प्लैंक्टन्स। यस, प्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं इन जगहों पे। इट प्रोड्यूसेस अ वेरी थिक फॉग। यस, नेट प्रोडक्शन ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री डिमिनिशेस। ये गलत है क्योंकि प्रोडक्शन इनफैक्ट बढ़ जाती है। दीज आर द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन फिशिंग ग्राउंड्स जहाँ पे भी वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं। इट रिजल्ट्स इन रेन इन द रीजन, नहीं, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन हो जाता है सी सर्फेस टेम्परेचर का, तो रेन नहीं होती। तो इसका आंसर 1 एंड 2 है। जितने भी वार्म और कोल्ड करंट्स हैं उनका नाम प्लीज़ याद कर लीजिए, कहाँ पे मिलते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपसे सिंपल करंट्स के नाम दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन से वार्म है, इनमें से कौन से कोल्ड हैं, ये कहाँ मिलते हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अ रिपोर्ट, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। ये बेसिकली अमेरिका बेस्ड फ्रीडम हाउस ने निकाली है और इंडिया ने वर्स्ट डिक्लाइन विटनेस किया है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड की बॉटम 5 डेमोक्रेसीज हैं उसमें से इंडिया अब एक है। सो इट इज एट द 83rd नंबर। दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली नो दिस रिपोर्ट। देन सर क्रीक किसके बीच में डिस्प्यूटेड वाटर एरिया है? इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रीक्स। देर आर 3 क्रीक्स, उसमें से एक है सर क्रीक। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। देन कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट कौन निकालता है? OECD। सो बेसिकली जो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट है, इट enables an enhanced level of assessment of tax risk by the tax administration. So that is why it is very important. देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता है। और 2020 रिपोर्ट इज द 8th वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वेयर इन द फर्स्ट टाइम cities are ranked based on their subjective well-being. So B is correct. Then next question is regarding International Criminal Court. Its headquarters are in Geneva, नहीं, हेग Netherlands में है. It is the first permanent, yes, treaty-based international criminal court जो कि इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो सीरियस क्राइम्स हैं टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उस केस में कोई इम्प्यूनिटी ना हो। कोई ये ना सोचे कि क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे क्राइम किया है मैंने और लेट्स से नेशनल लेजिस्लेशन नहीं है, सो मेरी इम्प्यूनिटी है, मुझे कोई तंग नहीं कर सकता, मुझे कोई जेल में नहीं डाल सकता, मुझे कोई पीनलाइज नहीं कर सकता। तो इम्प्यूनिटी को एंड करने के लिए था। तो ये करेक्ट है। इंडिया नहीं है पार्ट क्योंकि इंडिया ने रोम स्टैट्यूट 2002 में आया था जिसके तहत ये बना था, उसको साइन नहीं किया है। सो इंडिया इज नॉट अ पार्ट। सो इनकरेक्ट पूछा गया है तो 1 and 3। सो द करेक्ट आंसर इज C। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग गंगायान मिशन। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा ये, और ये अर्थ को सर्कल करेगा, LEO, विच इज़ एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 300 to 400 किलोमीटर। सो दिस इज करेक्ट। प्लीज़ डू स्टडी गंगायान इन डिटेल, इसके ऊपर बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंडियन साइंस कांग्रेस। 1914 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। 107th is being held at University of Agriculture Sciences in Bangalore. That is correct. Theme क्या है? Science and Technology, Rural Development. So दोनों correct है. So C answer है. Right? Then next is consider the following statements with respect to polycrack technology. Polycrack technology क्या होता है? Waste to energy. जो feedstocks हैं, ठीक है, कोई भी waste है वो फीड स्टॉक एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्यूल में, एनर्जी में, लिक्विड फ्यूल, गैस, कार्बन एज वेल एज वाटर। सो इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पेटेंटेड हेट्रोजेनस कैटालिटिक प्रोसेस जिसमें कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। वेस्ट एक्ट्स एज फीड स्टॉक, वेट एक फीड स्टॉक की तरह एक्ट करेगा। एट प्रेजेंट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट नहीं है इंडिया में दैट यूजेस पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। ये गलत है क्योंकि ओडिशा में रिसेंटली हुआ है। सो इसमें से करेक्ट बताना है तो 1 ओनली ही आएगा। तो पॉलीक्रैक के बारे में प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट इज डार्क वेब।
इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते. उसके लिए आपको स्पेशल ब्राउजर्स लाइक TOR दी अनियन रिंग चाहिए होता है. ठीक है, सो डार्क वेब, डार्क नेट, ठीक है, के बारे में भी पढ़ लीजिएगा. Okay, next question is regarding total solar eclipse. It happens when there is new moon. The moon is near apogee, nahi, perigee, that is closest. It is at or very near to lunar node, so that earth, moon and sun are aligned in a straight line. So 1 and 3 are correct, और इसमें आपसे correct ही पूछा गया है, so answer would be C. Then conjugate vaccines. देखो इसमें कॉन्जुगेट वैक्सीन्स क्या होते हैं, बेसिकली कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स. पहला स्टेटमेंट है दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट डिजीजेस बाय इन्वोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीबॉडी. गलत. क्यों? सो दिस आंसर इज एक्चुअली रॉन्गली मार्क्ड. इट इज रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, बिकॉज एंटीजन जब हम बॉडी में डालते हैं वो हम वैक्सीन के फॉर्म में भी डाल सकते हैं. उसके बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं. नॉर्मल एंटीजन जब बॉडी में जाएगा तो भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी. वैक्सीन की फॉर्म में जब एंटीजन जाएगा, क्योंकि वो एंटीजन वीक और एटीन्यूएटेड होता है, तो सिर्फ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, डिजीज़ नहीं होता. उस वजह से हमें इम्यूनिटी मिल जाती है. राइट. सो कॉन्जुगेट वैक्सीन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली जो हम वीक या एटीन्यूएटेड एंटीजन इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्सीन बॉडी में डालते हैं और बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ताकि जब वो डिजीज़ एक्चुअल एंटीजन कभी लेटर हमारी बॉडी में आए तो हमारी बॉडी एकदम से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दे, क्योंकि रिकग्नाइज्ड है वो. ठीक है. अब क्या होता है कि कुछ ऐसे एंटीजन्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं इन्वोक कर पाते, दे आर टू वीक. तो क्या किया जाता है, एक वीक एंटीजन को एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक एंटीजन को भी रिस्पॉन्स दे सके, है ना. सो दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट वैक्सीन्स कम इन. सो दे कंबाइन अ वीक एंटीजन विद अ स्ट्रॉन्ग एंटीजन एज अ कैरियर, ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो वीक एंटीजन को भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे सके. ठीक है. सो इसलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Then the next question is regarding Cartosat satellites. Cartosat satellites are Earth observation satellites. ठीक है, मैपिंग में यूज़ होती हैं. कोई भी जियोग्राफिकल या मैनमेड फीचर्स में चेंजेस आए तो वो भी डिटेक्ट कर लेती हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. ओके. देन नेक्स्ट इज अरोकोथ. अरोकोथ क्या है पता होना चाहिए आपको. क्यूपर बेल्ट में एक ऑब्जेक्ट है. क्यूपर बेल्ट क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए. Very simple question, right? Then PSLV. PSLV is designed to deliver either Earth observation or remote sensing satellites. That's correct. Then ये sun synchronous circular polar orbits में भी lift off mass up to 1750 प्रोवाइड करती हैं और 1400 in GTO. ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इनफैक्ट तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो PSLV, GSLV ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. You should know them. Then cloud seeding की बात करें. Cloud seeding is used to cause additional rainfall. This is correct. And silver iodide is used. तो जितने भी keywords हैं ना उनको पहले मार्क कर लो. Then success of the टेक्निक को डिटरमाइन करने के लिए कोई भी established mechanism नहीं है, वो भी करेक्ट है. तमिलनाडु में पहली बार किया गया था अटेम्प्ट, ये भी सही है. देन नेक्स्ट इज फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन इज़ अ डीकॉम्पनसेशन एजेंट. गलत. उल्टा ये प्रेजर्वेशन एजेंट है. जो डेड बॉडीज़ प्रिजर्व की जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा बायोलॉजी में, मेडिकल कॉलेजेस में, वो सब फॉर्मेलिन में प्रिजर्व की जाती हैं. जो ऑर्गन्स हैं वो भी फॉर्मेलिन में प्रिजर्व की जाती है. तो डीकॉम्पोजिशन एजेंट तो नहीं है, एंटी डीकॉम्पोजिशन या प्रेजर्वेशन एजेंट है. Colorless flammable chemical used in pressed wood products, insulation materials. That is correct. Even fish industry में भी use होता है as a fungicide, germicide and disinfectant. That is also correct. So first is wrong. So the correct answer is 2 and 3 only. तो काफ़ी simple question था. Okay. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो इन्वायरमेंट है. सो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल्स होते हैं. जो 5वां शेड्यूल है उसमें वो एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनको आप हंट कर सकते हैं, जो कि न्यूसेंस कॉज कर रहे हैं, जिनको हम वर्मिन भी कहते हैं. आप इस टाइम पे वर्मिन कौन सी स्टेट्स में डिक्लेयर्ड है और कौन से हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. प्रोसेस क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए.
देन शेड्यूल 6 में प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं विच कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट परमिशन. आप उनको ग्रो नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू हैव रिक्विजिट परमिशंस. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है कवर्स ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट फुली क्योंकि इसमें फंजाई भी आता है. सो इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए था बिकॉज बट वो ऑप्शंस में नहीं है तो हम बेस्ट ऑप्शन दैट इज 2 ओनली के साथ जाएंगे. सो ये भी ध्यान रखना है आपने अपने आंसर्स मार्क करते हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए. So the conditions which are necessary to declare a place as biodiversity hotspot, this is very simple. 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए एज एंडेमिक्स एंड 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 70% और मोर ऑफ वेजिटेशन मस्ट बी लॉस्ट. सो द आइडिया इज कि बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी है वो हमें पता चल रहा है क्योंकि 1500 वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो कि एंडेमिक है, वहीं मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते, और 70% वेजिटेशन लूज हो चुकी है. तो थ्रेटनिंग भी है और इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी भी है. उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं ताकि अगर हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे हम बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हैं. इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं तो ये गलत है. सो द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली. हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड एंड द वेस्टर्न घाट्स. इकोलॉजिकल पिरामिड statement है in a grassland ecosystem the pyramid of numbers is always inverted. So this is not correct because tree ecosystem में जो pyramid of numbers है वो inverted होता है. Pyramid of biomass there is always reduction of biomass with an increase in trophic level. That is also not correct क्योंकि जो aquatic ecosystem होता है उसमें inverted रहता है. जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनका मास बायोमास बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द बिगर फिशेस जो कि उनको हायर ट्रॉफिक लेवल्स में होती हैं. सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड है द पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड. ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि आपको पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही सीधा होता है, अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता. तो तीनों ही स्टेटमेंट्स इसमें गलत हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डी. राइट. Then next is regarding mangroves. Mangroves can grow both at equator and poles. ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ट्रॉपिकल या ज़्यादा से ज़्यादा सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये आपको मिलते हैं, पोल्स में बिल्कुल नहीं मिलते. विविपैरिटी मोड है. विविपैरिटी क्या होता है? यंग वंस को ये बिकॉज हमारे पास जो सीड होता है, सीड पहले ग्राउंड में जाता है देन इट ग्रोज. इसमें ऐसा नहीं होता, सीड प्लांट के ऊपर ही ग्रो करता है देन इट गोज इनटू द वाटर. ठीक है. सो दैट इज विविपैरिटी. ठीक है कि ये यंग वंस को एक तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं रादर देन सीड्स. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दे रिप्रेजेंट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो 2 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. Right. Then the next question is regarding a lake. It is one of the largest freshwater lakes in Asia. It has been designated as wetland of international importance under the Ramsar. It is fed by one of the tributaries of the Indus River. तो ये 4 हमें examples दिए हुए हैं. आपको बताना है ये तीनों जो statements है किसको best suit करती हैं. So the correct answer is Vular Lake because it is Ramsar site. Jhelum इससे connected और Jhelum is a tributary of Indus River. Then it is one of the largest freshwater lakes in Asia. ठीक है. सो ये easily attempt हो सकता है if you know the एक दो को भी आपको connect करना आता है. Then इसमें आपको बताना है not which of the following are not the characteristics of photochemical smog. It occurs in cool and wet climate. That is not correct because जो हमारा classical smog है वो cool and wet में होता है, ये sunny and dry climates में होता है. और इसको हम ना ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे हो सकती है? तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओजोन, येस, वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग कॉज करता है. इट ऑल्सो लीड्स टू करोजन ऑफ मेटल, स्टोन्स एंड रबर. सो 3 and 4 आर करेक्ट. मतलब दे आर द फीचर्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग. सो 1 and 2 आर नॉट द फीचर्स. सो द करेक्ट आंसर इज ए बिकॉज यहाँ पे आपसे नॉट पूछा है, जो फीचर्स नहीं है उनके बारे में पूछा है. देन नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व. अब बायोस्फीयर रिजर्व्स भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है, कौन सी स्टेट्स में है वो, एवरीथिंग. उनके अंडर कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं, हर एक चीज़. इनफैक्ट जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है उसमें से जो हमारे पास वर्ल्ड नेटवर्क का पार्ट है वो कौन से हैं, ऑल ऑफ दैट. राइट. ओके. द कोर जोन इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम वेयर एंट्री इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट विद स्पेशल परमिशन. दिस इज करेक्ट. ट्रांजिशन जोन सराउंड्स कोर जोन. ट्रांजिशन नहीं होता है, बफर होता है. बफर सराउंड करता है कोर को और उसके बाद ट्रांजिशन होता है. सो बफर जोन जो होता है वो सराउंड करता है और यहाँ पे रिसोर्स यूज स्ट्रैटेजीज
काम आती हैं, जबकि जो लास्ट जोन है उसको ट्रांजिशन जोन कहा जाता है, वहाँ पे लोकल पीपल की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है. सो दीज टू आर इनकरेक्ट. सो द आंसर इज 2 and 3 ओनली. ओके, देन नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन से क्या होता है. यूट्रोफिकेशन इट कॉजेज द इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विद न्यूट्रिएंट्स. दैट इज करेक्ट, राइट. अब ये क्या करता है, बीओटी को डिक्रीज करता है? नहीं, बीओटी को इंक्रीज करता है. द फिनोमिनन ऑफ एल्गल ब्लूम, यस डेफिनेटली यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम्स होते हैं उसमें. सो इसमें क्या होगा, 1 and 3 हमारा सही रहेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग योर ओजोन लेयर. इट्स एक्चुअली द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट. पहला स्टेटमेंट है ओजोन लेयर दैट अब्सॉर्ब्स यूवी रेडिएशन इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर. नहीं, स्ट्रैटो में होता है. रेनफॉल एंड रेन बेयरिंग क्लाउड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रैटोस्फेयर. रॉन्ग, दैट इज इन ट्रोपोस्फेयर. सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थर्मोस्फेयर में होता है. सो दैट इज करेक्ट. सो आपसे इनकरेक्ट पूछा है, सो उसका आंसर 1 and 2 ओनली आ जाएगा. Then next question is, in parasitism both the species involved benefit from their interactions? No, parasitism में क्या होता है, host होता है, ठीक है, और parasite होता है. तो जो parasite होता है उसका benefit होता है, host का benefit नहीं होता है ना. So एक parasite का ही benefit हो रहा है parasitism में. Mutualism में one species benefits from their interaction while the other is negatively impacted. No, both benefit, right? So ये भी गलत है, ये भी गलत है. सो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन सी. अब इसमें ना जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब देख लेना, जितनी भी इंटरैक्शंस हैं सबके एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली एनसीईआरटी वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर याद कर लेना. देन नेक्स्ट है आईपीसीसी को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1988 में. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड द आईपीसीसी. सो इसका आंसर है हमारे पास यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ. सो 2 and 5 इज़ द करेक्ट आंसर. आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सो दिस इज़ रिगार्डिंग लीगली बाइंडिंग कन्वेंशंस. देखो वेना कन्वेंशन तो नहीं है लीगली बाइंडिंग, है ना. इसका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो लीगली बाइंडिंग है फॉर ओजोन लेयर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. सो सेकेंड ऑप्शन तो रूल आउट हो गया. यूएनसीसीडी डेफिनेटली लीगली बाइंडिंग है. अब जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें देखो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आते हैं, है ना. सो उनमें से कुछ लीगली बाइंडिंग है, जैसे जो पेरिस अग्रीमेंट है, अब वो लीगली बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का एक तरह से अमालगमेशन है. कुछ उसमें फीचर्स हैं जो बाइंडिंग है, कुछ फीचर्स है जो नहीं बाइंडिंग है. और यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन भी नहीं है 3 ओनली का. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 1 and 3 ओनली हो जाएगा. तो ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट यू कैन अटेम्प्ट इट रूलिंग आउट द ऑप्शंस गिवन, ठीक है. The next question is regarding CRZ rules. कोस्टल रेगुलेशन जोन है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में भी प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना. कोस्टल रेगुलेशन जोन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है. सो इट इज़ मैंडेटेड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. सो दिस इज़ रॉन्ग. इट इंक्लूड्स एन एरिया ऑफ 500 meters फ्रॉम द HTL. सो दिस इज़ द एरिया विच इज़ रेगुलेटेड. सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. एंड थर्ड स्टेटमेंट है शैलेश नायक कमेटी. तो शैलेश नायक कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस थी वो भी इंपॉर्टेंट है. सो यू नो CRZ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें जो चेंजेस आते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए. जो भी रिसेंटली चेंजेस आए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए. सो जस्ट रिवाइज दैट अगर आपको नहीं पता है. सो एनीवेज इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, सो 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, राइट. देन NGT में कौन से एक्ट्स आते हैं वो आपको पता होना चाहिए. सो 7 एक्ट्स हैं जो आते हैं, सो वो पता होने चाहिए. सो ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर, क्योंकि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, एयर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन सारे आते हैं. सो दीज आर द 7 एक्ट्स, ठीक है. वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन, ठीक है, ये आता है इसमें. एयर आता है, राइट. उसके बाद फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट आता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट. एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो नहीं आता है. Then next is Blue Carbon Initiative. So Blue Carbon Initiative is a global program to mitigate climate change through the restoration and the sustainable use of marine ecosystems. This is correct. किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड बैंक और IUCN का नहीं है. IUCN CI एक्सेट्रा का है, और ये अंटार्कटिका को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है. सो जितने भी मेरीन इकोसिस्टम्स हैं एक्सेप्ट related to Antarctica. So this is wrong, right? This is also wrong. So the correct answer is 1 only. सो CI, IUCN, IOC यूनेस्को का इनिशिएटिव है, और कार्बन इन कोस्टल इकोसिस्टम से फोकस करेगा एक्सेप्ट दोज
found on Antarctica. Right? So the next question is regarding your corporate environment responsibility. So जो हमारे पास CSR था उससे डिफरेंट है ये। CSR कंपनी एक्ट के अंडर आता है, ये नहीं आता, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड दोनों प्रोजेक्ट्स इसके अंडर आते हैं, और जो भी कॉर्पोरेट है जो सीक कर रहा है ग्रीन क्लियरेंस, दे विल हैव टू सेट असाइड 2% ऑफ इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो जस्ट गिव अ रीड टू द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये कैसे डिफरेंट है CSR से, और ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, और ब्राउन फील्ड के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं और ग्रीन फील्ड के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। Okay, so the next question is regarding a state. It falls under the same latitude range as UP. It has India's only national park, which protects 4 big cats, tiger leopard, clouded leopards, and slow leopards. Right? So इसका क्या आंसर है? So इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश. So the idea is कि आपको ना थोड़ा सा पता होना चाहिए लोकेशन के बारे में ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें जो ये स्टेटमेंट है टाइगर लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये अरुणाचल में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि अरुणाचल का जो नाम दाफा है वहाँ पे बिग कैट्स मिलती हैं आपको, ठीक है। सो ऑलमोस्ट इंडिया में जितनी भी बिग कैट्स हैं सब आपको नाम दाफा में मिलती हैं। तो अगर तो आपको ये पता है देन तो अरुणाचल बिकम्स वेरी ईजी, मार्किंग अरुणाचल बिकम्स वेरी ईजी, एंड यू विल ऑल्सो हैव अ स्लाइटेस्ट आइडिया कि चलो वो थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। सिक्किम को यू कैन रूल आउट, नागालैंड को यू कैन रूल आउट, ठीक है। इवन असम को आप रूल आउट कर सकते हो, बट अगेन सो यू नीड टू, बट स्टिल आई वुड से कि थोड़ा सा मैप का जो आइडिया है वो इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप अपने सामने रख के जस्ट हैव एन आइडिया, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आपको A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, कोई भी 2 सिटीज़ के नाम लिख देंगे तो कितनी स्टेट्स पास करनी पड़ेंगी आपको मिनिमम, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस भी आप पॉलिटिकल मैप से ज़रूर प्रिपेयर करिए, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज़ हिस्ट्री। सो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग इंडियन सिविल सर्विसेज। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब जो मॉडर्न के क्वेश्चंस हैं दे आर ईजी टू कॉन्कर, तो मॉडर्न आपको अच्छे से आनी चाहिए, एंड कोशिश कीजिए मॉडर्न के क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल कहानी के फॉर्म में अगर आपने पढ़ा है चीज़ें याद हो जाती हैं और चीज़ें याद रह भी जाती हैं, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला स्टेटमेंट है इट वॉज हेडेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, इट वॉज हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1909 में, जिसको हम मॉन्टेमेलो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें इट वॉज स्प्लिट इनटू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड द सेंट्रल सर्विसेज, सो दैट इज़ करेक्ट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, सो द आंसर इज़ बी, ठीक है। सो क्योंकि ICS वॉज हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग संगम एज। नाउ संगम एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC। देखो कुछ कुछ कॉम्पोनेंट्स है, जैसे संगम एज हो गया, विजयनगरा हो गया, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो UPSC के फेवरेट हैं, और इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो इवन इफ़ यू आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल, जस्ट गो थ्रू कुछ कुछ पार्ट्स, राइट। सो संगम एज में कैपिटल ऑफ चेरा वॉज वंजी एंड चोला वॉज उरायौर, ठीक है। सो आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट मेगास्थनीज अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंडिया एज मेंशर्ड इन इंडिका। द इंडियंस आर ऑफ अबव एवरेज स्टेचर बिकॉज ऑफ फूड, abundant food, fine water and pure air, and the population of India is divided into 7 endogamous and hereditary caste. So this is also correct. Okay, so इसके बारे में just go through the 7 endogamous and hereditary caste अगर आपको नहीं पता. Okay, then the next question is who was the patron king of Rajagriha Buddhist Council? So like I said, Buddhism is very important. So the correct answer is Ajatashatru. Ajatashatru with monk Mahakashyap. ये राजगृह में हुई थी, एंड इट वॉज द ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रिजर्व द बुद्धा सेइंग ऑल्सो नोन एज सुत्तास एंड मोनेस्टिक डिसिप्लिन और रूल्स विनया, ठीक है। उसके बाद कौन सी इनमें से हरप्पन साइट नहीं है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चानुधारो है, कोटदीजी है, सोहागौरा नहीं है, ये मौर्यन साइट मानी जाती है। देसलपुर इज कंसिडर्ड टू बी अ पोर्ट, मे हैव बीन अ पोर्ट। देन आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है।
राइट. सो पहली है इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, the in charge of revenue collection was known as Amil. That is correct. Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultans of Delhi. नहीं, ये गलत है क्योंकि मुगल्स के दौरान वो आया था. ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग मुगल्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मियाँ तानसेन. तो तानसेन का जो टाइटल था वो दिया गया था राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने, एंड ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ इन द दरबार ऑफ राजा रामचंद्र ऑफ बंधवगढ़ इन रेवा इन एमपी. ठीक है. सो तानसेन इनके कोर्ट में थे, लेकिन उनको जो टाइटल था वो राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने दिया था ऑफ तानसेन, और उसके बाद जो मियाँ का टाइटल था वो अकबर ने दिया था. ठीक है. सो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द नवरत्नास एंड ऑल दैट, यू नीड टू नो दैट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट INC. अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा. AO Hume mobilized leading intellectuals of the time and with their cooperation organized the first session of the Indian National Council, Indian National Congress at Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Pune in December 1885. अब इसमें AO Hume वाला पार्ट ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और सारे इंटेलेक्चुअल्स को फर्स्ट सेशन, उसके बाद उन्होंने मोबिलाइज किया इंटेलेक्चुअल्स को और फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, ये भी सही है. इस कॉलेज में भी क्या, या हॉल जो भी आप कहते हो, पुणे में था? नहीं, पहले होना था पुणे में लेकिन फिर मुंबई में शिफ्ट हो गया. ठीक है, इन दिसंबर 1885, ये भी करेक्ट है. सो बिकॉज ऑफ दिस इज रॉन्ग. और जो फर्स्ट सेशन था दैट वाज अटेंडेड बाय 102 डेलीगेट्स एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय WC बैनर्जी. सो WC बैनर्जी इज करेक्ट, but 102 is not correct, it was 72. So are you looking at the details? Now this question is one of the simplest. पहला पार्ट है मॉडर्न का, है ना, तो कांग्रेस की शुरुआत है, ये सबको रट्टा होता है, लेकिन अब इसमें छोटे छोटे नुआंसेस हैं जिनको आप एग्जाम में मिस कर सकते हो. यू माइट गेट एक्साइटेड, ओ मेरे को तो ये क्वेश्चन आता है, और कुछ गलत भी हो सकता है. सो नाइदर है इसका आंसर. ठीक है, सो दोनों ही गलत हैं. Then next is regarding Berlin Committee for Indian Independence was established in 1912 by Virendranath Chattopadhyay and Bhupendranath Datta. अब ये भी सही है, लेकिन ये गलत है. 1915 में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. An outcome of the mission sent by the Indian revolutionaries in Europe was the establishment of the provisional Indian government in Kabul with the help of Crown Prince Amanullah. तो ये पार्ट भी सही है, ये पार्ट भी सही है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. सो टू रीड अबाउट बर्लिन कमेटी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो. देन CR प्लान. CR plan, as per the CR plan, one of the points was that League, that is Muslim League, shall cooperate with Congress in forming a provisional government and center. ये correct है. Jinnah was opposed to having a common center. देखो Jinnah के कुछ oppositions थी, वो आपको पता होनी चाहिए. तो जितने भी लास्ट में ये सारे plans थे ना, CR plan हो गया, देसाई लियाकत पैक्ट, क्रिप्स मिशन, इन सब के बारे में ना आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए कि कौन से पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, और क्या क्या ऑपोजिशन थी, क्या क्या सबके लिए कॉमन पॉइंट्स थे, क्यों ये आगे नहीं बढ़ पाए. सो ऑल ऑफ दैट, राइट. सो इन जो ये लास्ट वाला पार्ट है ना मॉडर्न का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, राइट. सो एनीवेज इसका आंसर बोथ 1 and 2 रहेगा. देन नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट. इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है. It suggested that provinces should be linguistically determined. This is correct. It rejected the provision of separate electorates for minorities. This is also correct. So दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही हैं. So answer is D. Then next is regarding round table conference. The first round table conference was held in London between November 1930 and January 1931. This is correct. It was chaired by Ramsay MacDonald. It is all, both statements are correct. ठीक है. Open King George V ने किया था. Then next again संगम एज आ गया. इसमें पोजिशन ऑफ वुमेन के बारे में पूछा गया है. सो पहला है द करेज ऑफ वुमेन वॉज अप्रिशिएटेड इन मैनी पोएम्स. Carpo or chaste life was considered the highest virtue of women. Love marriage was a common practice. Practice of sati was prevalent in the higher strata of society. तो ये सारे ही सही हैं, चारों के चारों ही सही हैं. Okay. Then next is Delhi Sultanate के बारे में है. The position of Nab, which was one of the most powerful ones,
एज दी नैब एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर द ऑल द डिपार्टमेंट्स. जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था कॉल्ड द दीवानी अरीज वो सेटअप बाई अलाउद्दीन खिलजी. ये गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है. सो द करेक्ट आंसर इज 1. ठीक है, जो वो दीवाने अरीज था वो बलबन ने किया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद द पर्शियन पेंटर्स बिकेम फेमस ड्यूरिंग अकबर्स रेन. दिस इज ऑल्सो correct. And portrait paintings and paintings of animals began during the reign of Jahangir. That is also correct, क्योंकि उसका एकदम जेनिथ आ गया था जहांगीर के टाइम पे. ठीक है. देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग महाजनपदास एंड देयर कैपिटल्स. सो इसमें भी हमारे पास तीनों सही हैं. अवंती की उज्जैन है, वत्सा की कौसंबी है, कोसाला की अयोध्या है. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो दिस इज रिगार्डिंग योर हिस्ट्री पार्ट. थैंक यू. और कल हम फिर से मिलेंगे एक नए पेपर के साथ.